टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम क्या है, प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। मानव समाज की या मानव विकास की वह घटना जो लिखित रूप से आपके सामने उपलब्ध नहीं है या जिसका लिखित रूप से विवरण उपलब्ध नहीं होता है, वह किसके अंदर आती है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब पता है क्या है, हिस्ट्री से मतलब है साहित्य से। साहित्य मतलब है एक तरह से लिखा हुआ। ठीक है, हिस्ट्री के पहले शब्द लिख रखा है, इसका नाम है प्री, यानी कि पहले, यानी लिखे हुए साहित्य से पहले का जो इतिहास है वह क्या कहलाता है, प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो मानव समाज की वह घटना जो लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है या जिसका लिखित रूप से कोई विवरण नहीं दिया गया है, वह किसके अंदर आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर। अब सवाल उठता है क्यों। क्योंकि जो मनुष्य थे, जो पहले सबसे पहले जैसे कि जो मनुष्य हैं उनके पास में कोई भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी। भाषा और लिपि के अभाव के कारण वह अपना साहित्य लिख ही नहीं पाए, इस कारण कोई साहित्य यहां पर नहीं मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोन एज। उसके बाद में कांस्य युग, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज। इसके बाद में लोह युग, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आयरन एज। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज या पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। तीनों को एक एक करके पढ़ना है। तीनों को एक एक करके पढ़ने से पहले कुछ बातें, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ना, वो आज से करीब 400 अरब वर्ष पूर्व बताई जाती है। चार अरब वर्ष पूर्व बताई जाती है। मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो आज से 20 लाख वर्ष पूर्व बताई जाती है। जिस समय मनुष्य का विकास हुआ ना, उस युग को एक वैज्ञानिक शब्दावली दी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन एज, या हिंदी के अंदर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसे कहते हैं अभिनूतन युग। मानव का जो अस्तित्व है
या मानव का जो विकास हुआ था वो आज से 20 लाख साल पहले हुआ था। ठीक है, बताया जाता है कि जिस समय मानव का विकास हुआ था यानी कि आज से 20 लाख वर्ष पूर्व, उस समय जो पृथ्वी थी ना वो हिमनद थी, यानी कि पृथ्वी पर ग्लेशियर थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान बढ़ा और जो यहाँ पर परिस्थितियाँ थी वो जीवन के अनुकूल बनी। ठीक है, उसी के अंदर जो हमारा पहला पार्ट है जिसे हम पढ़ेंगे वो क्या है, पाषाण युग। हालांकि पाषाण युग को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पाषाण युग के ऊपर जाने से पहले एक बात है, इस युग का नाम पाषाण ही क्यों पड़ा? पहली बात तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मानव के विकास में इस पत्थर ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, जिसके कारण इस युग का नाम क्या पड़ा, पाषाण युग। कैसे निभाई है वो बता देता हूं। पहली बात तो, पहले जो मनुष्य थे ना उन्होंने पत्थरों से भोजन को एकत्रित करना सीखा। यानी कि फूड कलेक्टिंग की। दूसरा, उन्होंने इससे औजार बनाना सीखे। इसी से वो लोग शिकार भी करते थे। तीसरा, अपने जो आवास स्थल है यानी कि जो उनके घर हैं वो भी इन्होंने किससे बनाए, पत्थरों से बनाए। तो इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि पत्थर ने मनुष्य को कलाकार बनाया, इन्वेंटर बनाया। इन सब कारणों के कारण पत्थर का मानव के विकास में बहुत महत्व है। इसीलिए इस युग का नाम क्या पड़ा, पाषाण युग। धीरे धीरे पाषाण युग के अंदर भी जो मनुष्य था ना वो व्यवस्थित होता गया, डेवलप होता गया। सपोज करो जैसे एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे स्मार्टफोन आते हैं, आज से कुछ साल पहले भी स्मार्टफोन आते थे। पहले के जो स्मार्टफोन आते थे ना उनके अंदर सिर्फ एक कैमरा आता था पीछे बैक की तरफ, देन फ्रंट कैमरा डेवलप हुआ। आज के समय में स्थिति ये है कि एक ही फोन के पीछे 4-4 कैमरे लग रखे हैं, आगे 2 लग रखे हैं, और पता नहीं आगे भविष्य ऐसा है कि कभी 10-10 कैमरे हो। तो वही चीज़ है, आज के टाइम पे भी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। 1 GB रैम वाला फोन 4 GB 8 GB का बन चुका है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य थे ना वो भी पाषाण युग के अंदर डेवलप होते गए। पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो 3 पार्ट क्या क्या है? पहला तो है पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, एज की जगह अगर आप एरा लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक कहा गया है। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहा गया है। तो पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज।
इनके टाइम पीरियड के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। बीस लाख बीसी या ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बीसी को ही हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। हालांकि ये जो समय दे रखा है ना, इसके अंदर थोड़ा मतभेद मिल जाता है। कुछ किताबों के अंदर इसका जिक्र अलग कर रखा है, किसी के अंदर 22 लाख से स्टार्ट है, किसी के अंदर 25 लाख से स्टार्ट है। हो सकता है इनके अंदर भी अंतर आए, 9 की जगह 12,000 मिल जाए। लेकिन मेन बात यह है कि ये है ना, थोड़े कन्फ्लिक्टेड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि मतभेद वाले। पेपर के अंदर ये डेट्स आती नहीं है। हाँ, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, ये नहीं बदलती। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, ये वैसी की वैसी आएगी। किसी भी किताब में देख लो 1526 मिलेगी, किसी में 27 या 28 नहीं मिलने वाली। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, तो वो नहीं बदलने वाली। इनके ऊपर थोड़ा मतभेद रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, वही बात, ये प्रागैतिहासिक काल है। लिखित रूप से कोई वर्णन नहीं है, केवल अनुमान है। अनुमान के बेस पे कुछ 12,000 बीसी कर देते हैं यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा अलग अलग मिल जाता है। अब जो 3 काल है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल, ये सबसे पहला चरण था पाषाण काल का, यानी कि स्टोन एज का। पहली बात तो इसके अंदर जो मनुष्य थे ना, वह आखेटक यानी कि शिकारी, या कह सकते हैं खाद्य संग्राहक। हंटर एंड फूड कलेक्टर या गैदरर्स। ये जो व्यक्ति थे ना, ये अपना जीवन घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका काम होता था घूमना। मतलब इनका जो निवास था ना, वो अस्थायी था। दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी। आज कुछ समय इस जगह पर रुक रहे हैं, अगले कुछ क्षणों में इस जगह रुकेंगे, फिर धीरे धीरे बदलते रहते थे। तो इनका जो निवास था वो कैसा था? अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी। अब सवाल यह उठता है कि अस्थायी था तो क्यों था? उसके पीछे एक कारण नहीं है, काफी कारण है। वो कारण क्या क्या है? पहली बात तो यह है कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें जाना होता था, जिसके कारण ये पिछले स्थान पर वापस नहीं आ पाते थे। दूसरा क्या होता था कि ये शिकारी हैं, किसी जानवर का जब शिकार कर रहे हैं तो उसके पीछे दौड़ते रहते थे। काफी दूर तक दौड़ने के पश्चात, यानी कि जो जानवर था वो काफी दूर तक इन्हें दौड़ाता था, उसके पश्चात ये उस जगह से वापस नहीं आ पाते थे। तीसरा है मौसम परिवर्तन। कुछ फल या कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एक विशेष मौसम के अंदर ही उगते हैं किन्हीं पेड़ के ऊपर, तो उसके जगह उसके कारण भी इन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या है? पानी। पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना। इस कारण इनका जो जीवन था ना, वो घुमंतु जीवन था। ये शिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, उसके बाद में जो इनके औजार होते थे,
वो पत्थर के होते थे, जैसे कि खुरचनी, या हथौड़ा, जिसे हथौड़ी बोला गया, मतलब हथौड़ी लिख रखा है किताबों के अंदर। ठीक है, तो ये इनके औजार थे जो कि इनके होते थे, पत्थर के होते थे। आगे आगे जैसे टाइम डेवलप होता जाता है तो ये जो इनके औजार होते हैं ये थोड़े नुकीले बन जाते हैं। उसके पश्चात एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पेपर में आ जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का जो आविष्कार हुआ था ना, वह पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। तो इस प्रकार ये पहला चरण है इनका कि पुरापाषाण काल के अंदर ये मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कैसे करते थे। हाँ, इनकी एक बात और है कि इस समय इनका कोई धर्म निश्चित नहीं था कि ये किस धर्म के थे। तो इनका धर्म नहीं था। ये कुछ टोलियों में घूमते थे, जैसे कि 100-50 आदमी एक जगह इकट्ठा होकर के चलते थे। 3 से 4 आदमी का इनका परिवार नहीं होता था। 100-150 आदमियों का एक परिवार होता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ जो जानवर होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि मनुष्य से काफी ताकतवर होते हैं। तो उस कारण अपने बचाव के लिए ये बहुत सारे आदमी एक साथ रहते थे। पुरापाषाण काल खत्म होने के पश्चात जो दूसरा चरण आता है उसका नाम क्या है? मध्य पाषाण काल। जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब जो औजार थे वो क्या हो गया, ज्यादा नुकीले। क्योंकि इन्होंने उनको थोड़ा बहुत डेवलप्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके पश्चात मध्यपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इस समय पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत में बताया जाता है कि पहला पालतू पशु जो इनके द्वारा बनाया गया था वह कौन सा बनाया गया था? कुत्ता। कुत्ता, डॉग। क्यों बनाया गया था उसके पीछे कुछ कारण है। वह कारण क्या है? पहली बात तो जो कुत्ता है वह पालतू है और वफादार है। दूसरा, जानवरों की, इंसानों की कुछ श्रेणियां होती है, जिसे हिंदी में क्या बोला, इंग्लिश में साइंस के अंदर ये टर्म्स पढ़ाई जाती हैं, हर्बीवोर्स। ये इस प्रकार के प्रजाति के जानवर होते हैं जो केवल हरी घास खाते हैं। फिर एक आते हैं कार्निवोर्स। ये इस प्रकार के होते हैं जो केवल मीट खाते हैं। फिर एक आता है ओमनिवोर्स। ये इस प्रकार के जानवर होते हैं जो दोनों चीजें खा लेते हैं, मतलब हरी सब्जियां भी खा लेते हैं और चिकन खाना चाहे तो वो भी खा सकते हैं। इसके अंदर डियर, हिरण, ये सब आते हैं। कार्निवोर्स में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये सब आते हैं। ओमनिवोर्स के अंदर बिल्ली हो गई, मनुष्य हो गए, या ह्यूमन बींग्स हो गए, या कुत्ता हो गया। अब इसलिए यानी कि उसके भोजन के लिए उनको विशेष प्रबंध नहीं करना पड़ता था। जो खाना हम खाते हैं वही खाना कुत्ता भी खा सकता है। दूसरा कारण तो यह था। तीसरा क्या था? स्पेस। इस जानवर के लिए कोई विशेष प्रबंध करने की जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर आप सो रहे हैं या उसके बगल में भी सो सकता है। चौथा कारण यह था, ये एक ऐसा जानवर है जो कि आपसे शक्तिशाली जानवरों से आपकी रक्षा कर सकता है। तो ये 3-4 कारण थे जिनके कारण
पहला पालतू पशु क्या बनाया गया था? कुत्ता बनाया गया था। अब इसके अंदर एक अनुमान और एक अंदाजा लगाया जाता है। वह यह लगाया जाता है कि पशुपालन की शुरुआत होने के पश्चात जो व्यक्ति मांसाहार खाते थे ना, उसके ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण लगा। अब ऐसा ये अनुमान है कि भाई वो थोड़े बहुत एनिमल के जो प्रोडक्ट थे, जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनको खाने की वजह से मांसाहार के ऊपर थोड़ा कम हो गए। तो ये एक पॉइंट है जो कि अनुमान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि पूरा जो प्रागैतिहासिक काल है ना, वो अंदाजा या अनुमान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो कुछ है नहीं। पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में हमें शैल चित्रकला देखने को मिलती है। जिसे इंग्लिश में केव पेंटिंग कहा जाता है। गुफाओं के अंदर बनाए गए जो चित्र होते हैं ना, उन्हें केव पेंटिंग कहते हैं। एक जगह है, पूछ लिया जाता है कई बार कि जो शैल चित्रकला है उसके अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं। भीमबेटका नाम की एक जगह है जो कि एमपी के अंदर पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर शैल चित्रकला के अवशेष पाए गए हैं। चित्रकला कैसी थी? हिरण का शिकार करते हुए एक आदमी को दिखाया गया है, इस प्रकार की चित्रकला होती थी। पाषाण काल का तीसरा जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल। नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल में शब्द है नव, जिसका मतलब क्या होता है? नवीन, यानी कि नया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ अलग शुरुआत हुई। वह शुरुआत क्या थी? कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल के अंदर कृषि की शुरुआत हुई, यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या काम करता है? जो इनका जीवन था पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में, वो कैसा था? टेम्परेरी। कृषि ने क्या कर दिया? उसको परमानेंट कर दिया। स्थायी कर दिया। कैसे? अगर आप किसी जगह पर खेती करते हैं तो आपको कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। तो उससे क्या हो गया? इनका जो जीवन था ना, वो कैसा हो गया? स्थायी। किसकी वजह से? कृषि की शुरुआत होने की वजह से। ठीक है, उसके पश्चात ये लोग नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जिन्हें हिंदी की शब्द भाषा मतलब शुद्ध भाषा में क्या बोला जाता था? मृद भांड। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन, इन मिट्टी के बर्तनों पर यह पॉलिश भी करते थे। ठीक है, उसके पश्चात कश्मीर के अंदर एक जगह है, मतलब उस समय थी, जिसे बुर्ज होम के नाम से जाना जाता था। बुर्ज होम के अंदर जो घर पाए गए थे ना, उन्हें गर्तावास कहते थे। गर्तावास का मतलब होता है जो घर जमीन के नीचे बनाए जाए। इनका फायदा क्या होता था कि ये जो घर होते थे ना, ये गर्मी के अंदर ठंडक देते थे, और जब ठंड ज्यादा पड़ती थी तो उस समय गर्मी का एहसास होता था। तो इस कारण ये इसका भी जो विकास हुआ था वो किस टाइम हुआ था? नवपाषाण काल के टाइम पे। एक और महत्वपूर्ण बात, पांचवा, कई बार पूछ लेते हैं पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की ही देन है। तो यहाँ पर जो पाषाण युग है, जो स्टोन एज है, वो समाप्त होती है।
तो प्रागैतिहासिक इस काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला जो पार्ट था वो था ब्रोंज एज, यानी कि पहला पार्ट था स्टोन एज, पाषाण युग। उसके 3 पार्ट थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा जो पार्ट है वो है ब्रोंज एज, यानी कि कांस्य युग। और तीसरा है लौह युग, यानी कि आयरन एज। अब दूसरे पर आ चुके हम, इसका नाम क्या है? ब्रोंज एज। इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युग। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते समय जो जीके की पहली किताब आती है हमारे दिमाग में, वो ये आती है ल्यूसेंट, यानी इसी को ही पढ़ते हैं। ल्यूसेंट के अंदर जो सिंधु सभ्यता थी ना, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। इसका मतलब है ब्रोंज एज का जो टाइम पीरियड है वो किस टाइम पीरियड के साथ में मैच करता है? सिंधु सभ्यता के साथ में। अच्छा, ब्रोंज एज क्या है, मतलब ब्रोंज क्या है? तो जो ब्रोंज है ना वो 2 चीजों से ज्यादा का मिश्रण है। वैसे मेनली 2 चीज है, वो कौन कौन सी है? कॉपर प्लस टीन। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। किसी भी ऐतिहासिक किताब में देखोगे तो मोस्टली के अंदर ये दे रखा है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह क्या था? तांबा। ठीक है। और इससे औजार क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी। ठीक है। उसी प्रकार मतलब ब्रोंज को 2 चीजों से बनाया गया है, कॉपर से और टीन से। तो ये किस टाइम पीरियड का है? सिंधु सभ्यता का। बताया जाता है कि कांस्य युग के समय जो लोग थे ना वो शहर की सभ्यताओं में बसने लग गए थे। शहरी सभ्यता में बसने लग गए थे। और जैसा कि हम जानते हैं जो सिंधु सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। तो इससे क्या हुआ? पौराणिक सभ्यताओं का विकास होने लगा। पौराणिक सभ्यताओं का विकास होने लगा, भाषा का ज्ञान होने लगा, लिपियां बनने लगी। पर ये जो लिपियां बनी थी ना इस समय में, इन लिपियों को आज तक अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि किसी को पता नहीं है लिपि पढ़ने कैसे है। जैसे कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह भावचित्रात्मक लिपि है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट है हमारा वह क्या है? आयरन एज, यानी कि लौह युग। जिस प्रकार ब्रोंज एज को सिंधु सिविलाइजेशन के टाइम पे बताया गया है, आयरन एज को वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। ल्यूसेंट के अंदर एक जगह पे लिख रखा है कि जो वैदिक सभ्यता थी ना, वैदिक सभ्यता के लोगों ने एक धातु की खोज की थी जिसे क्या कहा जाता था? लोहा। पर वैदिक समाज में इसे क्या कहा जाता था? शाम अयस। तो इस कारण यह भी स्पष्ट हो गया कि जो लोह युग है वह किसके बराबर में है? वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर। इस युग में क्या हुआ? लोहे के औजार बनने लग गए। इस युग की एक खास विशेषता थी, इस युग के अंदर बहुत सारी भाषा की वर्णमाला बनी। भाषाओं की वर्णमाला का विकास।
भाषाओं की वर्णमाला का विकास से हमारा संबंध है साहित्य से। सिंधु सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर एक डिफरेंस है, वो पता है क्या है? जो सिंधु सिविलाइजेशन है या जो सिंधु सभ्यता है, उसके हमें जो भी साक्ष्य मिलते हैं या जो भी हम उसके अंदर पढ़ते हैं, वह जो सारा मिला है ना, वो में मिला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है, उसकी जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ना मिल करके किससे मिलती है? धर्म ग्रंथ से, यानी कि रिटन पार्ट से। जैसे कि पिछली क्लास में बताया गया था मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, यानी कि पांडुलिपि। तो पांडुलिपि से जो इतिहास मिला है वो किसका मिला है? वैदिक सिविलाइजेशन का। और अभिलेख या इंस्क्रिप्शन से जो इतिहास मिला है वो किसका मिला है? सिंधु सिविलाइजेशन का। तो आयरन एज लोह युग के अंदर भाषाओं की वर्णमाला का विकास हुआ था, जिससे बहुत सारी भाषाएं डेवलप हुई और उन्होंने किसके अंदर मदद करी? साहित्य के अंदर। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल वाला टॉपिक था, तो जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पूरा पाषाण काल जिसे स्टोन एज, उसके बाद में कांस्य युग, ब्रोंज एज और लोह युग, आयरन एज, तीनों को समझा दिया है। ठीक है। कई बार जो पेपरों में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं मेनली वो यही आए हैं कि आग का आविष्कार जो हुआ था वो कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। हाँ, अगर बात ये आए कि आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल, आग का प्रयोग तो वो है मध्य पाषाण काल। आग का आविष्कार हो चुका था पूरा पाषाण काल में, पर उसका प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि किसी को पता नहीं था। अब मेन बात है आग का आविष्कार कैसे हुआ। आग का जो आविष्कार हुआ है ना, वो एक कहानी है। कहानी क्यों है? क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके अंदर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह किस पर बनाई गई है? अनुमान के ऊपर। बताया जाता है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने देखा कि जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो चट्टान है, उनके जो पत्थर के टुकड़े हैं वो चट्टान के ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहे हैं, जिनसे क्या निकल रही है? चिंगारियां निकल रही है। उन चिंगारियों के निकलने से उसे पता चला कि हाँ भाई, दो पत्थर जब टकराते हैं आपस में तो चिंगारियां निकलती हैं। तो उसने भी ऐसा करके देखा। अब ना तो मैं देखने गया था ना आप लोग देखने गए थे। ये क्यों बताया जाता है? ताकि एक समझ बने, क्योंकि सारी चीज किसके ऊपर बेस्ड है? अनुमान के ऊपर। उसी प्रकार पहले जो लोग थे, जो आदिवासी थे, वो क्या करते थे? आज के टाइम के आदिवासी हैं, लेकिन आज के टाइम के जो आदिवासी है ना, उनके पास में भाषा है और लिपि का ज्ञान भी है। ये जो व्यक्ति थे ना, इनके पास में भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार यह लोग पहले कच्चा खाना खाते थे, बाद में पका के खाना खाने लगे। अब इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कहानी डेवलप कर रखी है। वो कहानी क्या डेवलप कर रखी है कि एक व्यक्ति था, वो कच्चा मांस खा रहा था, आग जल रही थी। अब एक ऐसा सिचुएशन होती है कि एक जो टुकड़ा होता है वो आग के अंदर गिर जाता है। वो व्यक्ति ये सोचता है कि पहले मैं ये खा लेता हूँ, उसको बाद में खा लूंगा। जब पके हुए मांस को उसने खाया तो वो उसको पहले वाले से ज्यादा टेस्टी लगा या स्वादिष्ट लगा। तो जब से मनुष्य भोजन पका खाने लग गया। अब ये बात भी किस चीज के ऊपर बेस्ड है? अनुमान के ऊपर। तो प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री जितनी भी किसी भी किताब के अंदर दे रखी है ना, वो सारी अंदाजों के ऊपर दे रखी है, क्योंकि इसके कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास में कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो।